सामाईन मोहतरम, हमारी आज की कहानी का उन्वान है गर्मियों की एक रात। मुसन्नफ जनाब सज्जाद ज़हीर। इस कहानी में समाजी नाहमवारी की बहुत बारीकी से अक्कासी की गई है। एक ही दफ्तर में काम करने वाले मुंशी बरकत अली और जुम्मन मियाँ के दरमियान हिंदुस्तानी समाज के पसमानदा मुतवस्सित तबका के लोगों की महरूमियों, बेबसी, बनावटी जिंदगी और दोहरे किरदार की बहुत दिलनशी अंदाज से अक्कासी की गई है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी बरकत अली इशा की नमाज पढ़कर चहलकदमी करते हुए अमीनाबाद पार्क तक चले आए। गर्मियों की रात, हवा बंद थी। शरबत की छोटी छोटी दुकानों के पास लोग खड़े बातें कर रहे थे। लौंडे चीख चीख कर अखबार बेच रहे थे। बेले के हार वाले हर भले मानस के पीछे हार लेकर लपकते। चौराहे पर तांगा और यक्का वालों की लगातार पुकार जारी थी। चौक, एक सवारी चौक, मियाँ चौक पहुंचा दूं? है हजूर, कोई तांगा वांगा चाहिए? हार बेले के गजरे मोतिये के, हार बेले के गजरे मोतिये के, क्या मलाई की बर्फ है। मुंशी जी ने एक हार खरीदा, शरबत पिया और पान खाकर पार्क के अंदर दाखिल हुए। बेंचों पर बिल्कुल जगह न थी। लोग नीचे घास पर लेटे हुए थे। चंद बेसुरे गाने के शौकीन इधर उधर शोर मचा रहे थे। बाज आदमी चुप बैठे धोतियां खिसकाकर बड़े इत्मीनान से अपनी टांगे और राने खुजाने में मसरूफ थे। इसी दौरान में वो मच्छरों पर भी झपट झपट कर हमले करते जाते थे। मुंशी जी चूंकि पैजामा पोश आदमी थे, उन्हें इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। अपने जी में उन्होंने कहा कि इन कमबख्तों को कभी तमीज ना आएगी। इतने में एक बेंच पर से किसी ने उन्हें पुकारा, मुंशी बरकत अली। मुंशी जी मुड़े। अखा, लाला जी आप हैं? कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। मुंशी जी जिस दफ्तर में नौकर थे, लाला जी उसके हेड क्लर्क थे। मुंशी जी उनके मातहत थे। लाला जी ने जूते उतार दिए थे और बेंच के बीचों बीच में पैर उठाकर अपना भारी भर कम जिस्म लिए बैठे थे। वो अपनी तूंद पर नरमी से हाथ फेरते जाते और अपने साथियों से, जो बेंच के दोनों कोनों पर अदब से बैठे हुए थे, चीख चीख कर बातें कर रहे थे। मुंशी जी को जाते देखकर उन्होंने उन्हें भी पुकार लिया। मुंशी जी लाला साहब के सामने आकर खड़े हो गए। लाला जी हंस के बोले, कहो मुंशी बरकत अली, ये हार वार खरीदे हैं क्या? इरादे क्या हैं? और ये कहकर जोर से कहका लगाकर अपने दोनों साथियों की तरफ दाद तलब करने को देखा। उन्होंने भी लाला जी का मंशा देखकर हंसना शुरू कर दिया। मुंशी जी भी रूखी फीकी हंसी हंसे। जी, इरादे क्या हैं? हम तो आप जानिए गरीब आदमी ठहरे, गर्मी के मारे दम नहीं लिया जाता, रातों की नींद हराम हो गई। ये हार ले लिया, शायद 2 घड़ी आंख लग जाए। लाला जी ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और हंसे। शौकीन आदमी हो मुंशी, क्यों ना हो। और ये कहकर फिर अपने साथियों से गुफ्तगू में मशगूल हो गए। मुंशी जी ने मौका गनीमत जानकर कहा, अच्छा लाला जी, चलते हैं, आधा बरस है। और ये कहकर आगे बढ़े। दिल ही दिल में कहते थे कि दिन भर की घिसकिस के बाद ये लाला कमबख्त सर पड़ा, पूछता है इरादे क्या हैं। हम कोई रईस ताल्लुकदार हैं कहीं के कि रात को बैठकर मुजरा सुने और कोठों की सैर करें। जेब में कोई 54 से ज्यादा हो भी सही, बीवी बच्चे, 60 रुपया महीना, ऊपर से आदमी का कुछ ठीक नहीं। आज ना जाने क्या था जो 1 रुपया मिल गया। ये देहाती अहले मामला कमबख्त रोज बरोज चालाक होते जाते हैं। घंटों की झकझक के बाद जेब से टका निकालते हैं और फिर समझते हैं कि गुलाम खरीद लिया। सीधे बात नहीं करते। कमीना नीचे दर्जे के लोग, इनका सर फिर गया है। आफत हम बेचारे शरीफ सफेद पोशों की है। एक तरफ तो नीचे दर्जे के लोगों के मिजाज नहीं मिलते, दूसरी तरफ बड़े साहेब और सरकार की सख्ती बढ़ती जाती है। अभी 2 महीने पहले का जिक्र है, बनारस के जिला में 2 मुहर्रर बेचारे रिश्वत सतानी के जुर्म में बर्खास्त कर दिए गए। हमेशा यही होता है, गरीब बेचारा पिसता है। बड़े अफसर का तो बहुत हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो गया। मुंशी जी साहेब, किसी ने बाजू से पुकारा। जुम्मन चपरासी की आवाज। मुंशी जी ने कहा, हाँ तुम हो जुम्मन। मगर मुंशी जी चलते रहे, रुके नहीं। पार्क से मुड़का नजीराबाद में पहुंच गए। जुम्मन साथ साथ हो लिया। दुबले पतले पिस्ता कद, मुखमल की कश्ती नुमा टोपी पहने, हार हाथ में लिए आगे आगे मुंशी जी और उनसे कदम 2 कदम पीछे, साफा बांधे, चिपकन पहने, कवि हैकल, लंबा चौड़ा चपरासी जुम्मन। मुंशी जी ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस वक्त जुम्मन का मेरे साथ साथ चलने में क्या मकसद है। कहो भाई जुम्मन, क्या हाल है?
अभी पार्क में हेड क्लार्क साहब से मुलाकात हुई थी, वो भी गर्मी की शिकायत करते। अजी मुंशी जी क्या अर्ज करूं, एक गर्मी सिर्फ थोड़ी है, मारे डालती है। 4:30-5 बजे दफ्तर से छुट्टी मिली, उसके बाद सीधे वहां से बड़े साहब के यहाँ घर पर हाजिरी देनी पड़ी। अब जाकर वहां से छुटकारा हुआ तो घर जा रहा हूँ। आप जानिए कि 10 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक दौड़ धूप रहती है। कचहरी के बाद 3 दफा दौड़ दौड़ कर बाजार जाना पड़ा। बर्फ, तरकारी, फल सब खरीद कर लाओ और ऊपर से डांट लग पड़ती है। आज दामों में टका ज्यादा क्यों है और ये फल सड़े क्यों हैं? आज जो आम खरीद के ले गया था वो बेगम साहब को पसंद नहीं आए। वापसी का हुक्म हुआ। मैंने कहा हुजूर अब रात को भला ये वापस कैसे होंगे? तो जवाब मिला हम कुछ नहीं जानते, कूड़ा थोड़े खरीदना है। सो हुजूर ये रुपया के आम गले पड़े। आम वाले के यहाँ गया तो एक तू मैं करनी पड़ी। रुपया आम 12 आने में वापसी हुई, चवन्नी को चोट पड़ी, महीना का खत्म। और घर में हुजूर कसम ले लीजिए जो सूखी रोटी भी खाने को हो। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं और कौन सा मुंह लेकर जोरू के सामने जाऊं। मुंशी जी घर आए। आखिर जुम्मन का मंशा इस सारी दास्तान के बयान करने से क्या था? कौन नहीं जानता कि गरीब तकलीफ उठाते हैं और भूखे मरते हैं, मगर मुंशी जी का इसमें क्या कसूर? उनकी जिंदगी खुद कौन सा बहुत आराम से कटती है। मुंशी जी का हाथ बेइरादा अपनी जेब की तरफ गया। वो रुपया जो आज उन्हें ऊपर से मिला था सही सलामत जेब में मौजूद था। ठीक करते हो मियाँ जुम्मन, आजकल के जमाने में गरीबों की मरण जिससे देखो यही रोना रोता है। कुछ घर में खाने को नहीं, सच पूछो तो सारे आसार बताते हैं कि क़यामत करीब है। दुनिया भर के जालिए तो चैन से मजे उड़ाते हैं और जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें हर किस्म की मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। जुम्मन चुपचाप मुंशी जी की बातें सुनता उनके पीछे पीछे चलता रहा। मुंशी जी ये सब कहते तो जाते थे मगर उनकी घबराहट भी बढ़ती जाती थी। मालूम नहीं उनकी बातों का जुम्मन पर क्या असर हो रहा था। कल जुमा की नमाज के बाद मौलाना साहब ने आसारे क़यामत पर वाज फरमाया। मियाँ जुम्मन सच कहता हूँ, जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू जारी थे। भाई दरअसल ये हम सब की स्याहकारियों का नतीजा है। खुदा की तरफ से जो कुछ अजाब हम पर नाज़िल हो वो कम है। कौन सी बुराई है जो हम में नहीं? इससे कम कसूर पर अल्लाह ने बनी इसराइल पर जो जो मुसीबतें नाज़िल की उनका ख्याल करके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वो तो तुम जानते ही होगे। जुम्मन बोला हम गरीब आदमी मुंशी जी, भला ये सब इल्म की बातें क्या जाने। क़यामत के बारे में तो मैंने सुना है, मगर हजूर आखिर ये बनी इसराइल बेचारे कौन थे? इस सवाल को सुनकर मुंशी जी को जरा सुकून हुआ। खैर गुर्बत और फाके से गुजरकर अब क़यामत और बनी इसराइल तक गुफ्तगू का सिलसिला पहुंच गया था। मुंशी जी खुद काफी तौर पर इस कबीले की तारीख से वाकिफ ना थे, मगर इन मजमूनों पर घंटों बातें कर सकते थे। ए वाह मियाँ जुम्मन वाह, तुम अपने को मुसलमान कहते हो और ये नहीं जानते कि बनी इसराइल किस चिड़िया का नाम है। मियाँ सारा कलाम पाक बनी इसराइल के जिक्र से तो भरा पड़ा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम भी तुमने सुना है? जी क्या फरमाया आपने? कलीमुल्लाह? अरे भाई हजरत मूसा 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 वही तो नहीं जिन पर बिजली गिरी थी। मुंशी जी जोर से ठट्ठा मारकर हंसे। अब उन्हें बिल्कुल इत्मीनान हो गया। चलते चलते वो कैसर बाग के चौराहे तक भी आ पहुंचे थे। यहाँ पर तो जरूर ही इस भूखे चपरासी का साथ छूटेगा। रात को इत्मीनान से जब कोई खाना खाकर नमाज पढ़कर दम भर की दिलबस्तगी के लिए चहलकदमी को निकले तो एक गरीब भूखे इंसान का साथ साथ हो जाना, जिससे पहले की वाकफियत भी हो, कोई खुशगवार बात नहीं। मगर मैया जी आखिर करते क्या? जुम्मन को कुत्ते की तरह दुत्कार तो सकते ना थे, क्योंकि एक तो कचहरी में रोज का सामना, दूसरे वो नीचे दर्जे का आदमी ठहरा। क्या ठीक कोई बदतमीजी कर बैठे तो सरे बाजार खाम खा को अपनी बनी बनाई इज्जत में बट्टा लगे। बेहतर यही था कि अब इस चौराहे पर पहुंचकर दूसरी राह ली जाए और यूं इससे छुटकारा हो। खैर बनी इसराइल और मूसा का जिक्र मैं तुमसे फिर कभी पूरी तरह करूंगा। इस वक्त तो जरा मुझे उधर काम से जाना है। सलाम मियाँ जुम्मन। ये कहकर मुंशी जी कैसर बाग के सनमा की तरफ बढ़े। मुंशी जी को यूं तेज कदम जाते देखकर पहले तो जुम्मन एक लम्हा के लिए अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसकी आंखें एक बेमानी तौर पर इधर उधर मुड़ी। तेज बिजली की रोशनी, फवारा, सिनेमा के इश्तिहार, होटल, दुकानें, मोड़, तांगे, यक्के
और सब के ऊपर तारीक आसमान और झिलमिलाते हुए सितारे, गर्ज खुदा की सारी बस्ती। दूसरे लम्हा में जुम्मन मुंशी जी की तरफ लपका। वो आप खड़े सिनेमा के इश्तिहार देख रहे थे और बेहद खुश थे कि जुम्मन से जान छूटी। जुम्मन ने उनके करीब पहुंचकर कहा, मुंशी जी का कलेजा धक से हो गया। सारी मसवी गुफ्तगू, सारी क़यामत की बातें सब बेकार गई। मुंशी जी ने जुम्मन को कुछ जवाब नहीं दिया। जुम्मन ने कहा, मुंशी जी, अगर आप इस वक्त मुझे 1 रुपया कर्ज दे सकते हो तो मैं हमेशा। मुंशी जी मुड़े। मियाँ जुम्मन, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त तंगी में हो, मगर तुम तो खुद जानते हो कि मेरा अपना क्या हाल है। रुपया तो रुपया, 1 पैसा तक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मेरे पास होता तो भला तुमसे छुपाना थोड़ा ही था, तुम्हें कहने की जरूरत भी ना होती, पहले ही जो कुछ होता तुम्हें दे देता। बावजूद इसके जुम्मन ने इसरार शुरू किया, मुंशी जी कसम ले लीजिए, मैं जरूर आपको तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। सच कहता हूँ हुजूर, इस वक्त कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। मुंशी जी इस चकचक से बहुत घबराते थे। इनकार चाहे वो सच्चा ही क्यों ना हो, तकलीफ दे होता है। इसी वजह से तो वो शुरू से चाहते थे कि यहाँ तक नौबत ही ना आए। इतने में सिनेमा खत्म हुआ और तमाशाई अंदर से निकले। अरे मियाँ बरकत, भाई तुम कहाँ? किसी ने पहलू से पुकारा। मुंशी जी जुम्मन की तरफ से उधर मुड़े। एक साहेब मोटे ताजे 30-35 बरस के, अंगरखा और दोपली टोपी पहने, पान खाए, सिगरेट पीते हुए मुंशी जी के सामने खड़े थे। मुंशी जी ने कहा, अखा तुम हो, बरसों के बाद मुलाकात हुई। तुमने लखनऊ तो छोड़ ही दिया, मगर भाई क्या मालूम, आते भी हो गए तो हम गरीबों से क्यों मिलने लगे। ये मुंशी जी के पुराने कॉलेज के साथी थे, रुपए पैसे वाले रईस आदमी। वो बोले, खैर ये सब बातें तो छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, जरा लखनऊ में तफरीह के लिए चलो, इस वक्त मेरे साथ चलो। तुम्हें वो मुजरा सुनवाऊं कि उम्र भर याद करो। मेरी मोटर मौजूद है, अब ज्यादा मत सोचो, बस चले चलो। सुना है तुमने कभी नूरजहां का गाना? आहा, क्या गाती है, क्या बताती है, क्या नाचती है, वो अदा, वो फबन, उसकी कमर की लचक, उसके पाँव के घुंघरू की झनकार। मेरे मकान पर खुले सहन में तारों की छांव में महफिल होगी, भेरवी सुनकर जलसा बर्खास्त होगा। बस सब ज्यादा ना सोचो, चलो ही चलो। कल इतवार है, बीवी बेगम साहिबा की जूतियों का डर है। अगर ऐसा ही औरत की गुलामी करना थी तो शादी क्यों की। चलो भाई मियाँ, लुत्फ रहेगा, रूठी बेगम को मनाने में भी तो मजा है। पुराना दोस्त, मोटर की सवारी, गाना, नाच, जन्नत निगाह, फिर दोस्त गोश। मुंशी जी लपक कर मोटर में सवार हो गए। जुम्मन की तरफ उनका ख्याल भी ना गया। जब मोटर चलने लगी तो उन्होंने देखा कि वो वहां उसी तरह चुप खड़ा है।